चलिए हम देखते हैं साइंस का एनसीईआरटी क्लास 9 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है परमाणु एवं अणु। देखें तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों में सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक पकुधा कत्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिस्ट एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु या अर्थात अविभाज्य कहा था और ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझाया तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने में इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। वैज्ञानिक अंतवा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिनमें रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। रासायनिक संयोजक के नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला रासायनिक संयोजक का नियम देखें तो लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए तो जब रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होते हैं तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है। क्रिया नाम से देखें तो निम्न एक्स एवं वाई रसायनों का एक युगल कीजिए और एक्स में कॉपर सल्फेट, वाई में सोडियम कार्बोनेट, एक्स में बेरियम क्लोराइड, वाई में सोडियम सल्फेट, एक्स में लेड नाइट्रेट, वाई में सोडियम क्लोराइड। एक्स एवं वाई युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार कीजिए और उपर्युक्त तैयार युगल विलयनों में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए और एवं वाई के विलयन को एक छोटी परख नली में लीजिए। छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए ताकि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित न हो और तत्पश्चात फ्लास्क के मुख पर एक कर्क जैसे चित्र की भांति ही लगाइए। वाई के विलयन युक्त शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी हुई एक्स के विलयन युक्त छोटी परख नली और अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क के सावधानी पूर्वक तौल लीजिए। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाएं जिससे एक्स एवं वाई के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौल लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई। क्या आप सोचते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई। फ्लास्क के भूख पर कार्क क्यों लगते हैं। क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तुओं में कोई परिवर्तन हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम देखें। लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों
से निर्मित होते हैं। इस प्रकार यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है, चाहे इससे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार अमोनिया, इसका सूत्र है NH3 है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3 में विद्यमान रहते हैं, और चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपर्युक्त उदाहरणों से स्थित अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जॉन डल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू किया। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और सन 1793 में जॉन डल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिक एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए, और वहां पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों की असली समस्या इन नियमों को, जो नियम पढ़े थे, वैज्ञानिकों की असली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिससे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया जाता है, उसे डल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति व्याख्या की। डल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व यौगिक का मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होती है। चौथा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु और द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। पांचवा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक के निर्मित करते हैं। छठा है, किसी भी यौगिक में परमाणु को संक्षेप, संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिक्रिया होते हैं, तो 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 2.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल उसके बाद सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। दूसरा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तीसरा है, डल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का
परिणाम है। चौथा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम को व्याख्या करती है। परमाणु क्या है? तो क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखा है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है और उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बॉबी की यानी एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी छोटी होती है और लाखों परमाणुओं को जब एक से ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन जाएगी। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। 10 के पावर -9 एम बराबर मीटर बराबर 1 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर के बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। सापेक्ष आकार देखें त्रिज्या मीटर में और उदाहरण देखें तो 10 का पावर -10 का उदाहरण हाइड्रोजन परमाणु है। 10 का पावर -9 का उदाहरण जल अणु है। 10 का पावर -8 का उदाहरण हीमोग्लोबिन अणु है। 10 का पावर -4 का उदाहरण रेत कण है। 10 का पावर -3 का चींटी है। 10 का पावर -1 का सेब है। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इससे नग्न मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके फिर भी वे यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है देखें तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। बेल्जियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों से एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित करता है। जैसे एक बिंदु को हाइड्रोजन, फिर सल्फेट, सी के कॉपर, जी को गोल्ड, पूरा ग्रे कलर के सादा को कार्बन, प्लस के चिन्ह को सल्फर, एल को सीसा, पी को प्लेटिना, पूरा गोले में सफ़ेद को ऑक्सीजन, आई को आयरन, एस को सिल्वर, चारों गोल्ड की बूंद को पारा। डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक हैं और प्रारंभ के तत्वों के नाम की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई है जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस से प्रयुक्त हुआ और कुछ तत्वों के नामों से विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है और अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों या अंग्रेजी नाम के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर
यानी कैपिटल लेटर के तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर के नाम से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का H है, एल्यूमिनियम का AI न कि AL, कोबाल्ट का CO न कि CO, दोनों बड़े कैपिटल में, और कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों से प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए पहला क्लोरीन यानी क्लोरीन CI, दूसरा है जिंक JN इत्यादि। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण के लिए लोह आयरन का प्रतीक Fe है, और जो उनके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पत्ति किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक के क्रमशः नेट्रियम एवं कैलियम से व्युत्पत्ति है, और इस प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम एवं एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होते हैं। परमाणु द्रव्यमान देखें। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी, और उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। और चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों को उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया है। कुछ तत्वों के प्रतीक हैं। तो एल्यूमिनियम के प्रतीक है AI, आयरन का प्रतीक है AR, बेरियम का प्रतीक है BA, बोरान के प्रतीक है B, ब्रोमीन का प्रतीक है BR, कैल्शियम का प्रतीक है CA, कार्बन का प्रतीक है C, क्लोरीन का प्रतीक है CI, कोबाल्ट का प्रतीक है CO, कॉपर का है प्रतीक CO, कॉपर का Cu है, फ्लोरीन का है F, स्वर्ण का है AO, हाइड्रोजन का H है, आयोडीन का I है, आयरन का Fe है, सीसा का Pb है, मैग्नीशियम का Mg प्रतीक है, नियॉन का Ne प्रतीक है, नाइट्रोजन का N प्रतीक है, ऑक्सीजन का O प्रतीक है, पोटेशियम के K है, सिलिकॉन का Si है, चांदी का Ag है, सोडियम का Na है, सल्फर का प्रतीक S है, यूरेनियम का प्रतीक U है, जिंक का प्रतीक Jn है। जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो आपको संदर्भ के लिए उपयुक्त सारणी दी गई है, और इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर एक बार उपयोग करते रहने से आप स्वयं ही इन प्रतीकों को निर्मित करना सीख जाएंगे। हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन की संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4 या 3 गुण अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को 1.0 U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33 U निर्दिष्ट करेंगे। यानी प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसको U- यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णांक या लगभग पूर्णांक से व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों के भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किया। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे, तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृति जन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के
परमाणु के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा जा सकता है। पहला, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। दूसरा, इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक से प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों की ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक यानी आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें के भाग को मानकर परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। कार्बन 12 मनस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के संक्षेप सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है और वह एक तरबूज लेकर कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है, यानी 12 तरबूजी इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई। वह तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष किसी तत्व के अपेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात प्राप्त परिभाषित किया जाता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 है, कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है, नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14 है, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23 है, मैग्नीशियम के परमाणु द्रव्यमान 24 है, सल्फर के परमाणु द्रव्यमान 32 है, क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान 35.5 है, कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान 40 है। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं? तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते। परमाणु अणु एक आयन बनाते हैं और ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनते हैं जिससे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखा क्यों संभव नहीं होता? परमाणु अणु क्या है? तो अणु क्या है? देखिए, साधारणतः अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तत्वों के अणु देखें, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन का Ar है, हीलियम का He है इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणु अणु O2 कहते हैं। और यदि सामान्य 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें जोन O3 प्राप्त होते हैं। और किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। आइए कुछ तत्वों को परमाणुकता का अवलोकन करें। तो कुछ तत्वों के परिणामुकता देखें। तो तत्वों के प्रकार अधातु के नाम आयरन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर। परमाणुकता है इसका एक परमाणु
एक आयरन का एक परमाणु, हीलियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का द्विपरमाणु, हाइड्रोजन का द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन का द्विपरमाणुक है, क्लोरीन का द्विपरमाणुक है, फास्फोरस का चतुर्परमाणुक है, सल्फर का बहुपरमाणुक है। धातु का देखें, धातु का नाम और परमाणुकता देखें तो सोडियम का एक परमाणुक है, आयरन का एक परमाणुक है, एल्युमिनियम का एक परमाणुक है, कॉपर का एक परमाणुक है। यौगिकों के अणु देखें, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। जैसे सारणी 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए थे। उदाहरण है, कुछ यौगिकों के अणु देखें तो यौगिक संयुक्त तत्व और द्रव्यमान अनुपात देखेंगे। तो यौगिक में जल का संयुक्त तत्व है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, द्रव्यमान अनुपात है 1:8 है। अमोनिया के हैं नाइट्रोजन, अमोनिया का संयुक्त तत्व है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, द्रव्यमान अनुपात है 14:3 है। अमोनिया का कार्बन के है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का देखें, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का संयुक्त तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन है और द्रव्यमान अनुपात है 3.8 है। क्रियाकलाप से देखें, अणुओं में विद्यमान परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपातों के लिए सारणी 3.4 एवं तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लिए सारणी 3.2 देखिए। और सारणी 3.4 में दिए गए यौगिकों के अणुओं में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या के अनुपातों को ज्ञात कीजिए। और जल अणुओं में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे तत्व H, द्रव्यमान H का द्रव्यमान अनुपात है H का 1, परमाणु द्रव्यमान है 1, द्रव्यमान अनुपात या परमाणु द्रव्यमान इसका 1/1 बराबर 1, सरलतम अनुपात है 2 है। फिर तत्वों में O का द्रव्यमान अनुपात है 8, परमाणु द्रव्यमान है 16, द्रव्यमान अनुपात या परमाणु द्रव्यमान है 8/16 बराबर 1/2 है। और सरलतम अनुपात है इसका 1। आयतन क्या होता है? तो धातु एवं आयन क्या होता है? तो धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धायायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को लीजिए और उसमें धनात्मक सोडियम आयन Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन NaCl- संघटन कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेशित विद्यमान हो उसे बहु परमाणुक आयन कहते हैं। जैसे सारणी 3.6 में है। और हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी करेंगे। सारणी 3.5 के कुछ आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक कैल्शियम, कैल्शियम का संघटन तत्व कैल्शियम और यौगिक आयनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सीजन और संघटन तत्व है कैल्शियम एवं ऑक्सीजन है। द्रव्यमान अनुपात है 5.2 अनुपात है। उसके बाद आयनिक यौगिक है मैग्नीशियम सल्फराइड, संघटन तत्व है मैग्नीशियम एवं सल्फराइड। द्रव्यमान अनुपात है 3:4 है। उसके बाद आयनिक यौगिक के सोडियम क्लोराइड के संघटन तत्व सोडियम एवं क्लोरीन है। और उसके बाद द्रव्यमान अनुपात इसका है 23:35 है। रासायनिक सूत्र लिखना।
रासायनिक सूत्र लिखना देखें तो किसी यौगिक एवं रासायनिक सूत्र उसके संघटन का प्रतीकात्मक रूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिक के रासायनिक सूत्र सरलतापूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किसी प्रकार के संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं और इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है। 3.6 में के कुछ सामान्य सरल एवं बहुपरमाणुक आयन देखें। संयोजक पहले देखें आयन का नाम देखें तो सोडियम का Na+ है संकेत, सोडियम का संकेत Na+ है। अधात्विक तत्व है हाइड्रोजन अधात्विक तत्व है हाइड्रोजन संकेत है इसका H+ है। बहुपरमाणुक आयन है इसका अमोनियम संकेत है NH4+ है। फिर आयन का नाम में पोटेशियम का संकेत है K+। आधात्विक तत्व है हाइड्राइड है संकेत है इसका H-। बहुपरमाणुक आयन है हाइड्रोक्साइड संकेत है OH- है। सिल्वर का संकेत है, फिर आयन का नाम है सिल्वर का संकेत है Ag+ है। आधात्विक तत्व इसका है क्लोराइड है संकेत है Ci- है। बहुपरमाणुक आयन है इसका नाइट्रेट है संकेत है इसका NO3- है। इसी प्रकार आयन का नाम में कॉपर का संकेत है Cu+। आधात्विक तत्व है ब्रोमाइड आयोनाइड और संकेत है Br- I- और उसके बाद बहुपरमाणुक आयन है इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका संकेत है HCO3- है। इसी प्रकार मैग्नीशियम दूसरा में देखें आयन का नाम है मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का संकेत है Mg2+ और आधात्विक तत्व है इसका ऑक्सीजन ऑक्साइड है संकेत है O2-. बहुपरमाणुक आयन है इसका कार्बोनेट संकेत है CO3 है CO3 कैल्शियम का संकेत Ca2+ है Ca के पावर 2+ है। और उसके बाद आधात्विक संकेत इसका सल्फराइड है संकेत इसका S का पावर 2- है। बहुपरमाणुक आयरन है इसका सल्फरेट है और सल्फराइड है संकेत है इसका SO3 के पावर 2- है। जिंक का संकेत है Jn के पावर 2+ है। फिर इसका बहुपरमाणुक आयन है सल्फरेट संकेत है SO4 के पावर 2- है। मानव की दो भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस को कुछ तत्वों को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 भुजाएं मानव की दोनों भुजाओं के साथ प्रयुक्त हो जाए तो उसके विचार में ऑक्टोपस कुल कितने मानव को पकड़ सकता है। अब ऑक्टोपस को O तथा मानव को H से निरूपित कीजिए। क्या आप इस संयोजन के लिए सूत्र लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को सूत्र के रूप में प्राप्त करेंगे? पदांक 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए मानवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे सारणी 3.6 में कुछ सरल एवं बहुपरमाणुक आयनों की संयोजकताओं दी गई है और संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अपने अगले अध्याय में करेंगे। और रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए।
पहला है आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। और जब एक यौगिक किसी धातु या धातु के संयोज से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से पहले लिखा। उदाहरणार्थ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO और इत्यादि। जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा उन्हें दाईं तरफ लिखे, जबकि कैल्शियम, सोडियम आयन एवं कॉपर धातु है तथा उन्हें बाईं तरफ लिखे। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। उदाहरण के लिए Mg के कोष्ठ में O4 के कोष्ठ 2 है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए NaOH सरल यौगिक के सूत्र देखें। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिक के सूत्रों के लिखने के लिए कर सकते हैं। अभी देखें इसको दी गई संयोजक के बारे में हम और अधिक जानकारी देखे थे। सरल यौगिक के सूत्र देखे। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। आप इनका उपयोग यौगिक के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटन तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकताओं को क्रॉस करके क्रॉस ओवर और सूत्र लिखते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र जैसे तत्व प्रतीक H, संयोजकता क्रॉस में देखेंगे HCl, स्थिर संयोजकता में 1,1। चित्र में दर्शाए अनुसार हम देख सकते हैं। और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हम धनायन का संकेत लिखते हैं, इसके पश्चात ऋणायन क्लोराइड लिखते हैं। तत्पश्चात इसके आवेशों को आड़ा तिरछा करके हम सूत्र प्राप्त करते हैं। और जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है तत्व प्रतीक MgN क्रॉस CeI, आवेश 2+ क्रॉस I- 1- है, अतः सूत्र MgCl2 होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणुओं में 2 क्लोराइड आयन प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg2+ के लिए होता है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों के धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों का संतुलन होना चाहिए तथा संपूर्ण संरचना उदासीन होना चाहिए। ध्यान देना योग्य बात यह है कि किस प्रकार के सूत्रों में आयनों के आवेशों को नहीं दर्शाया जा सकता, यहाँ दिए गए हैं और इसके अनुसार यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकताएं समान हैं, अतः इसका सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा। किंतु हम इस सूत्र को CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। बहुपरमाणुक आयनों द्वारा यौगिक देखें तो सोडियम नाइट्रोजन का सूत्र जैसे क्रॉस में यहाँ दिया गया है, उसके बाद सूत्र होगा इसका NaNO3 होगा। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ऐसे क्रॉस करके उसके बाद निकालने के बाद सूत्र इसका होगा Ca कोष्ठ में OH कोष्ठ के बाहर 2 होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CH कोष्ठ में OH बाहर कोष्ठ के बाहर 2 होगा, न कि CaOH2 होगा। जब सूत्र में एक ही आयन को 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्ठक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्ठक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्लोरिस समूह जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु है। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र
क्रॉस के रूप में दर्शाते हुए सूत्र इसका Na2CO3 होगा। उपयुक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। जैसे अमोनियम सल्फेट का सूत्र कोष्ठ में दर्शाते हुए सूत्र कोष्ठ में NH4 कोष्ठ 2SO4 होगा। प्रश्न है निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद दूसरा है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। जैसे AI2 कोष्ठ SO4 के कोष्ठ 3 और CaCi के 2 K2SO4 KNO3 CaCO3। तीसरा है रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है। चौथा है निम्न में से कितने परमाणु विद्यमान हैं। H2O अणु एवं PO4 पावर 3 आयन। आणविक द्रव्यमान देखें तो आणविक द्रव्यमान में अनुभव 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जाता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमानों का योग कहते हैं। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी यूनिट द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 3.1 जल, 1 में देखें तो जल यानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बी में नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के आणविक द्रव्यमान पर परिकलन कीजिए। हल देखें तो एक है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूनिट तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान है बराबर 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16 बराबर 18 यूनिट होगा। दूसरा के है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के आणविक द्रव्यमान देखें बराबर H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 गुणे O का परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 यूनिट, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16 यूनिट तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिट होता है। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर 1 यूनिट प्लस 14 यूनिट प्लस 3 गुणे 16 यूनिट बराबर 63 यूनिट होता है। सूत्र इकाई द्रव्यमान देखें तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटन परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमानों का परिकलन किया है। अतः केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे 1 गुणे 23 यूनिट प्लस 1 गुणे 35.5 यूनिट बराबर 68 यूनिट 58 यूनिट 58.5 यूनिट है। उदाहरण के लिए 3.2 के CaCi2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करें। हल देखें कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCi2 है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिट, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट। अतः CaCi2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 गुणे 40 यूनिट प्लस 2 गुणे 35.5 यूनिट बराबर 40 यूनिट प्लस 71 यूनिट बराबर 111 यूनिट है।
हमने क्या सीखा, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होता है, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। और उसके बाद तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों का प्रदर्शित करता है। उसके बाद अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उससे के सभी संघटन तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। उसके बाद परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसके उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। उसके बाद आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व को संयोजकता द्वारा निर्धारित करता है। उसके बाद आयनिक यौगिक में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं।